एक चीज़ बनाने जा रहा था, मुझे लगा कि कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों के हैंड पर है। उसमें से एक तो ये है कि आपके पास मल्टीपल फॉर्म को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, फॉर्म से फॉर्म की तरफ मूविंग। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी है उसके लिए कोई ऐसा जनरल मेथड जिसमें हमें अपना कोड बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, जब भी डेटाबेस के पास कॉल जा रही है हम उसके लिए पूरा पूरा जो है ना कोड लिख रहे हैं, कमांड ओपन करवा रहे हैं, क्लोज करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी रखी है, वन फॉर्म, दो फॉर्म, सिंपल सा है, दो फॉर्म की मैंने एक्टिविटी रखी है और अभी उसकी कंप्लीशन नहीं हो पाई। किसी हद तक हो गई है, वो जिस हद तक हो गई है आपको शेयर करवाता हूँ और फिर इंशाल्लाह और इसके बाद फिर जो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वीडियो अपलोड करके इंशाल्लाह आपको देता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्म ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये फॉर्म नज़र आ रहा है डिज़ाइन व्यू पे हूँ मैं। यस सर। ठीक है, ये फॉर्म की क्रिएशन पहली बात। दूसरी बात, जो कंट्रोल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उस कंट्रोल के हिसाब से उसकी सेटिंग। थर्ड, ये इसकी बाइंडिंग। फोर्थ ये कि ये पीछे डेटाबेस से कैसे कनेक्ट हो जाएगा। फाइव, आपको ये कह सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा है, ये प्रोसेस कैसा कर रहा है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मेरे जहन में जो खाका था वो मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया है और पीछे कोड करना है, कोड को बाइंड करना है और फिर उसकी सारी सेटिंग है। तो वो तो इतना बड़ा मसला इंशाल्लाह होगा नहीं। ठीक है, ये हमारे पास है, इसके अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, स्टूडेंट की, अच्छा स्ट्रक्चर को मैं पहले दिखा दूँ आपको कि मेरे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है, सिंपल दो ये एक्सेस की डेटाबेस आपको शेयर हो गई है। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सेस के डेटाबेस में सिर्फ दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम है, फिर जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल आएगा। सही, अगर मैं इसमें दूसरा रिकॉर्ड ऐड करवाऊँ तो मुझे आईडी है, इसको हम आईडी देंगे 4। देखिएगा आप ज़रा, थोड़ा इसने जो इन्होंने है वो इंग्लिश को लिया है। ठीक है, और उर्दू ली है, मैथ्स को इन्होंने नहीं लिया, याद रखिएगा ज़रा इस बात को। ठीक है, और ये जो अली साहब हैं, स्टूडेंट 1 आईडी है उनकी, उनकी जेंडर मेल है और इसके पास क्लास आईडी है। देखिए क्लास आईडी है, इसका मतलब है क्लास आईडी 3 4 को डिटेल चाह रहा है। ठीक है, उसको डिटेल की ज़रूरत है कि 3 से क्या मुराद है क्लास आईडी। तो मैंने 3 क्लास आईडी की रिलेशनशिप दूसरे टेबल से की है। दो टेबल यहाँ पर है, उसमें भी 3 कॉलम है, सिर्फ 3 कॉलम, छोटा चौथा कॉलम तो ऐसे एक्स्ट्रा हो गया। एक उसका आईडी है जो कि आईडी का रेफरेंस हम स्टूडेंट टेबल में डालेंगे। आईडी नंबर 3 पर मैंने क्लास कोड लिख दिया है, बीएससी का, बीएससीएस का स्टूडेंट है। 4 पर जो क्लास होगी वो बीएसएससी की क्लास होगी। 5 पर अगर वो सिलेक्ट करता है तो एमसीएस की क्लास होगी। 6 पे इसने हमने यहाँ पर सेट किया है एमएससीएस। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो मैंने इसको डाल के रख दिया है। अब जो भी स्टूडेंट्स आएगा इन 4 क्लास में कोई सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अपनी इंफॉर्मेशन डालकर अपना रिकॉर्ड देखेगा। स्टूडेंट में आ जाइए, तो ये हमने 3 नंबर पे मेल को यहाँ रख दिया। इसका मतलब है ये मेल अली स्टूडेंट जो है एम बी एस सी एस के हैं और सिदरा जो फीमेल है वो बी एस एस सी की है। ठीक है, और इनके पास अभी मैंने जो कोर्सेज रखे हैं वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ को इन्होंने अपना मतलब रिकॉर्ड रखा है कि ये पेपर देंगे। ठीक है, ये इसमें बैठेंगे, मतलब कोर्स लेंगे और कोर्स को पूरा कंप्लीट करके उसका जो है उनकी कैरियर अवार्ड्स के जो मार्क्स लेंगे। तो इसके हिसाब से इन्होंने जो लिया है वो 2 कोर्सेज लिए हैं, क्योंकि कोर्सेज की आपके पास लिमिट होती है कम से कम मैक्सिमम। अभी मैंने सिर्फ ऐसा सिनेरियो बनाया है कि 3 कोर्स रखे हैं, उसमें से एक भी नहीं ले कोई मसला नहीं है, सारे ले लें तो मसला है। तो अभी सिनेरियो को यहाँ पे टैकल किया गया है। ये बात समझ में आ रही है? ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर अब हमारे फॉर्म पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा इस सिनेरियो के लिए हमने, आप ये देखिएगा कुछ मैंने पोर्शंस बनाए हैं। ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो दोनों टेबल से मिलकर आ रही है। जैसे ही मैं उसको लोड करूँगा तो मेरे पास ये आईडी आएगी,
नेम आएगा, क्लास जो उसने ली होगी वो आएगी, और फिर जेंडर को देखिएगा मैंने एक ऐसा कंट्रोल इस्तेमाल किया है जो दोनों में से कोई एक ऑप्शन को क्या करता है, ट्रू करता है। तो जेंडर के अंदर मैंने मेल और फीमेल को रख दिया। अब इन जेंडर में से मेल को क्लिक करेगा तो फीमेल से जो है फॉल्स हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेगा तो मेल पे फॉल्स हो जाएगा। इन दोनों की आपस में सेटिंग होती है। थर्ड हमारे पास कोर्सेस हैं। कोर्सेस में ये रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स बटन है, ठीक है। चैट बॉक्स इनपुट कह सकते हैं, आप बटन तो नहीं कह सकते, चैट बॉक्स इनपुट्स हैं। तो ये चैट बॉक्स इनपुट्स मल्टी सिलेक्शन के लिए होते हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी डिपेंडेंसी है, तीनों पे भी क्लिक कर सकता हूँ और किसी एक पे भी क्लिक कर सकता हूँ और किसी एक पे भी नहीं कर सकता। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलम मेरे शेयर हो रहा है ना आपके से डिज़ाइनर की। जी सर। ये 7 कॉलम, ये 7 जो आपके पास रिकॉर्ड हैं, आप देखेंगे इस 7 की मैपिंग जो है इन 7 से हुई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से ये यस आईडी सर। जो है, ये आईडी से हम इस आईडी की आईडी का ये टाइटल डिस्प्ले करवाएंगे, ना कि उसकी आईडी डिस्प्ले करवाएंगे। हमें क्या पता 3 पे क्या है, हमें पता है कि 3 पे अगर BSCS अगर लिखा हुआ है तो फिर मैं उसको कॉल कर सकूँगा। इतनी बात समझ में आ गई। यस आगे हम सर। ज़रा मूव करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि अब ये किस तरह से मज़ीद यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। ये पोर्शन तो मेरा हो गया बेसिक का। इसमें मैं फिर अपने इस हिसाब से जब मैं इसकी सेटिंग करूँगा तो मैं बता दूंगा भाई ये जो टोटल आया है। अच्छा, पहली बात है एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी सारे रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ये मेरी ग्रिड, इस ग्रिड में है, इस ग्रिड में जिसको मैं बाइंड करना चाहूँ, ठीक है। अगर 3 रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो रिकॉर्ड 1 जो सिलेक्टेड होगा वो यहाँ पर होगा, 1 2 यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैसेज डायनेमिक होगा। ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये पोर्शन हमें इसकी नेविगेशन बता रहा है, ये इसकी डिटेल है जो कि ग्रिड में आ रही है। अगर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करूँगा तो हम मेरा अली के बाद कौन सा यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा, सिद्रा का रिकॉर्ड आएगा। मैं उसमें कुछ अपडेट कर सकूँगा, ये एडिट के लिए एक्चुअली मैंने एडिट किया, सिद्रा का नाम कंप्लीट लिखना था, सिद्रा काशिफ करना था और मैंने सिर्फ सिद्रा रख दिया। या फिर मुझे क्लास के कोर्सेज़ को कुछ सेट करना था कि मैंने 2 कोर्सेज सेट किए हैं, 3 कोर्स लेने थे, तो मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करूँगा, न्यू नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक करूँगा तो अली से मूव हो जाएगा। सारा रिकॉर्ड कहाँ पे आ जाएगा, पहले अली आ रहा था, IIT 3 आ रही थी, अली आ रहा था, क्लास उसकी BSCS आ रही थी, मेल आ रहा था और इंग्लिश उर्दू मैथ में चेक आ रहा था। जैसे ही मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, वो नेक्स्ट में मूव किया, ये नेविगेशन है, पेजिनेशन है, और फिर ये सिद्रा की आईडी आ जाएगी, 4 नाम आ जाएगा सिद्रा, उसके बाद क्लास आ जाएगी, उसके बाद फिर फीमेल पे, उसके बाद चेक इंग्लिश और उर्दू पर वो ट्रू आ जाएगा, मैथ पे फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से ये नेविगेशन, ये जो बॉक्स बनाया गया है रिकॉर्ड नेविगेशन ऑप्शन का, ये मैंने हल्का सा बॉक्स में रख दिया है इसको, ताकि वो क्या कर लें, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले आए, प्रीवियस रिकॉर्ड पे चले आए, फर्स्ट रिकॉर्ड को देखना चाहता है, लास्ट रिकॉर्ड को देखना चाहता है। ये 4 ऑप्शन इसके साथ इस पूरी बंच के साथ यहाँ पर क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, ठीक है। इससे कनेक्टेड होगा, अभी इसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड में हमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो नए रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के लिए यही कंट्रोल इस्तेमाल किया है, कोई अलग से विंडो नहीं खुलवाई। जैसे ही मैं नई ऐड विंडो न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये सारा एम्प्टी हो जाएगा, जैसा भी आपको नज़र आ रहा है। आईडी डिफॉल्ट होगी, ऑटो उठाएगा, नेम जो है वो नेम आएगा, नेम आपको टाइप करना पड़ेगा, क्लास में से कॉम्बो सेलेक्ट करके कोई क्लास आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मेल फीमेल की सेटिंग करनी पड़ेगी, कोर्सेज का आपको सेट करने के बाद रिकॉर्ड को सेव रिकॉर्ड करना होगा। और अगर आपको सेव नहीं करना तो कैंसिल का भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कि जो अपडेट है, जो रिकॉर्ड पहले से सेव हो चुका है वो अपडेट कैसे होगा, वो अपडेट होने के लिए जो रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे विजिबल होगा, पहला रिकॉर्ड हो, दूसरा रिकॉर्ड हो, तीसरा रिकॉर्ड हो, वो यहाँ पर डिलीट भी हो सकता है, वो सिलेक्टेड रिकॉर्ड होगा सिर्फ डिलीट, और फिर अपडेट भी हो सकता है। ये ऐसी, ये वाले जो आपके पास नज़र आ रहा है पोर्शन ग्रिड के अलावा, ये पोर्शन आपको पूरी क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है 1 बाय 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिनेरियो जो 1 बाय 1 आपके डेटाबेस से टॉक करेगा और उसके अंदर क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये बात हजम हो गई। यस सर। अब ओवरऑल रिकॉर्ड देखने हैं तो हमें ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है,
अब ग्रिड जैसे ही आपके पास डेटा अपलोड होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रिड में डेटा लोड करवा कर किसी भी रॉ को क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर बाइंड हो सकती है। ठीक है, इसको भी आप एडिटेबल फंक्शन के लिए यहाँ पर बटन बना सकते हैं और ऐड व्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप ये समझ जाते हैं तो ग्रिड आपके लिए जो है चैलेंज नहीं बनेगी, चैलेंज बन जाएगी अभी फ़िलहाल। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये देख लेते हैं कि कैसा करना है। ठीक है, एक आप और ऑप्शन देखेंगे, ये तो मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन समझा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने अपनी पूरी फंक्शनैलिटी रखने की कोशिश की है। आपकी जो तमाम नीड्स हैं, मुझे इसके अलावा बताइएगा कि इसके अलावा किसी ऐसी आप लोग एप्लीकेशन कोई बना रहे हैं जिसके अंदर इसके अलावा कोई सिनेरियो आपने इस्तेमाल किया हो। ठीक है, मूव टू फॉर्म, ये देखिए एक बटन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये वाला फॉर्म जो रन हुआ होगा ये होगा क्लोज। फिर मैं अपने फॉर्म 2 पे मूव कर जाऊँगा। फॉर्म 2 सिर्फ मैंने सिर्फ नेविगेशन के लिए रखा है, सिर्फ सैंपल के तौर पर। यहाँ पे मूव कर जाऊँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मूव कर जाएगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ डिज़ाइन हो रही है, इस कंट्रोल को, ये कंट्रोल के अंदर जो बिजनेस लॉजिक मैंने इम्प्लीमेंट की है ये समझ में आ गई है मेरे जहन में जो है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीके बताऊंगा किस तरह से हो रहा है। ये समझ में आ गया ये कंट्रोल्स क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई कंट्रोल अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा कंट्रोल है, इसका क्या पर्पस है, तो आप लोग बता सकते हैं? हेलो जी भाई, कोई कंफ्यूजन हैंड रेज कर सर सकते? जो ये रिकॉर्ड 110 है, ये डेटा ग्रिड व्यू में पूरा 1 से लेकर 10 तक डेटा होगा वो ला देगा। या ये तो पूरा है कि उसको पूरा डेटा सेट देंगे, पूरा डेटा टेबल देंगे, वो डेटा टेबल जाके मैप करेगा और सारे रिकॉर्ड को क्या कर देगा, यहाँ पर टेस्ट करवा रेंडर कर देगा। ठीक है, ओके। और इस कंट्रोल से में कोई मसला, फिर इस कंट्रोल के सेटिंग पे बताएंगे कि ये किस तरह से कंट्रोल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप होकर किस तरह सेटिंग की गई है। ठीक है, एक मरतबा मैं इसको सर। रन करके दिखाऊं कि अभी तक ये क्या काम हुआ है। अभी मेरे ख्याल में ये सारे फंक्शनलिटी नहीं हुई है, मैं सुबह ही बैठा था तो मैंने कुछ ये काम किया है। मुझे थोड़ा सा आपका मतलब 15 से 20 मिनट मुझे आपकी क्लास के भी लेने पड़े, यही काम मेरा चल रहा था। तो अभी भी ये स्टार्ट ही है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें जो मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी वाला काम किया है ना, वो मैं इसको निशानदेही कर दूंगा कि वो सभी इम्प्लीमेंट कर दें। वो अगर इम्प्लीमेंट कर दिया है आपने तो एक अच्छी चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, अब आपको आउटपुट स्क्रीन नज़र आ रही है। यस सर। ये मैंने सेव करवाया था यस सर। अली को, अली का 1 आईडी जो मैंने डेटाबेस से आया, अली नाम आया, DSCS आया, और ये मज़ीद चेंज भी करा सकता है कॉम्बो के साथ। तो ये कॉम्बो की पॉपुलेशन कैसे हुई है ये मैं बताता हूँ। उसके बाद मेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने यस सर। यहाँ पर देखिएगा मैथ उर्दू वगैरह सब सिलेक्टेड हो गए, तीनों चेक थे। यस सर। सिलेक्ट हो गए ना। अब मैं इसको मूव टू में ले जाता हूँ और यहाँ देखिएगा यहाँ दोनों रिकॉर्ड आ गए, यहाँ रो रिकॉर्ड आ गए। यहाँ चेक बॉक्स के अंदर देखिएगा ये सब चेक बॉक्स इनेबल है, ये सब डेटाबेस से कनेक्टेड है। ओके, सही सही ये सर। मैंने इसको यहाँ बाइंड नहीं किया, यहाँ बाइंड कर दिया है, कोई उसका मसला नहीं है, दोनों में से किसी एक को भी बाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पास अगर हो गई है, ये फंक्शनलिटी अभी काम नहीं कर रही है, इसको काम करवाते हैं। अब मैं मूव टू पे जा रहा हूँ, मूव टू पे चला गया, यानी मूव टू फॉर्म 1। फॉर्म 2। ठीक है, फॉर्म 2 पे चला गया। अब ये ऑप्शन यस। आ गया मूव टू फॉर्म 1। इसके जाने से पहले फिर ये जाएगा तो दोबारा से वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेगा। कनेक्टिविटी करने के बाद जो डेटा करंट होगा वो लेके आएगा, जो अभी दिखा रहा था उन्हें लेके आएगा। अब मैं आपको जाकर एक सिनेरियो करता हूँ, शेयरिंग स्क्रीन पोस्ट रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके अंदर डेटाबेस में तो दूसरा फॉर्म नहीं आ रहा हमारे पास। दूसरा फॉर्म नहीं आ रहा आपके पास, यार ये बंद हो जाता है इसका मतलब। ठीक, दूसरा फॉर्म सिंपल है, आ गया। यस सर। ठीक है, जी अब सर। मैं फॉर्म आपके सामने मूव टू फॉर्म 1 पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से मूव होगा, उस फॉर्म को लोड करने जाएगा। जब लोड करने जाएगा तो डेटाबेस से डायरेक्ट से इंस्ट्रक्शन करके करंट रिकॉर्ड लेके आएगा। तो मैं करंट रिकॉर्ड में कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो चेंज क्या होगा कि मैं अपने डेटा बेस में जाकर वो जो डेटाबेस शेयर हो गई, यस सर। डेटाबेस के रिकॉर्ड में मैंने इसका उर्दू का सब्जेक्ट हटा दिया। ठीक हो गया, और यस सर। अली अहमद कर दिया मैंने उसको। ठीक है, ये दो चेंज मैंने डेटाबेस में डायरेक्टली की।
और क्लास मैंने उसको MCS बना दिया। MCS कौन से में थी? 5 नहीं, खैर है, इसको रहने दो, कॉम्बो भी बाइंड होगा। ये दो चेंज कर दिए मैंने। उर्दू का चेक बॉक्स पहले चेक आ रहा था और अहमद अली आ रहा था अहमद के बगैर। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद फिर मैंने अब मूव, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। मूव वाली, फॉर्म 2 वाली। नो सर। भाई सर मूव आपके सामने मैं दबा रहा हूँ। अभी मेरी एप्लीकेशन रन है, मैं अपने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने, यानी कि रन स्टॉप नहीं किया एप्लीकेशन। मूव 2 पे मैंने क्लिक किया फॉर्म पर, तो आपके पास आप स्क्रीन दोबारा शेयर करानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। देखिएगा ये डेटाबेस से डायरेक्ट लेके आ गया अपडेट हो गया। यस सर। अली अहमद। ये देखिए चेक बॉक्स अपडेट हो गया, कनेक्टेड है। यस और साथ साथ ये ग्रेड भी अपडेट हो गई, उर्दू का मार्क्स में उसकी अनचेक हो गया। ये फंक्शनैलिटी और बाकी ये फंक्शनैलिटी, इसको कैसा किया हमने, इसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी और ज़्यादा तवज्जो चाहूँगा कि इसकी जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है वो समझने की कोशिश करिएगा। असल तोते की जान इसी में है। ठीक हो गया? अब मैं कोड पे जा रहा हूँ। ओके। ये यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो ज़रा हैंड रेस कर दें, मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ हैंड रेस करें। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से नहीं हैं, जा चुके हैं मेरे ख्याल से। जिसको समझ में आ गया है चले वो हैंड रेस करें। अच्छा, अलीना फ़हीम को भी समझ में आ गया, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, बस इतने को स्टूडेंट को समझ में आया। साद बिन मुजाहिद, इनको समझ में नहीं आया। तो मैंने अभी तो कोड पे नहीं आया हूँ, जैसे नॉर्मल एक फॉर्म है उसकी लॉजिक बताइए कि किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। असल इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे तो फिर वो है। मैं सिर्फ ये कॉल करना चाह रहा हूँ कि सब लोग कभी मेरे से सिंक है नहीं है। फैसल मलिक, फैसल मलिक आपके पास नहीं आया समझ में? आपका हैंड रेज नहीं है। यार सर आ गया सर। तो आप हैंड रेज कर लें यार, कंफ्यूजन करते हैं। अफसा हुसैन, अफसा कंवल, हुज़ैफ़ा, इनको समझ में नहीं आया मकाल में। ओके, मैं अभी टाइम वेस्ट करे बगैर मैं आगे जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे फॉलोअप करते रहें और जो भी सवाल है मुझे चैट पर या तो प्राइवेट डालते रहें या ग्रुप में डालते रहें, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे चले आऊँगा फिर पीछे आने से लिए फिर मुझे पूरा ग्राउंड बनाना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं आखिर अभी क्लासेस चल रही हैं, आपको भी पता है, तभी टेंशन में। आप लोग टेंशन में तो नहीं हो ना? नहीं सर। टेंशन में नहीं हो ना? सही है। आई जॉइन लेट, कोई बात नहीं, डेट्स वाई हो सर जाए। बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है सर। हाँ टेंशन नहीं है, भी आपको एक चीज़ देने वाला हूँ मैं आखिरी क्लास में, तो मुझे उम्मीद थी इंशाल्लाह उसको भी देख के आप टेंशन में नहीं आओगे। ठीक है, ओके, अब हम जाते हैं उसकी सबसे पहले बेसिक फॉर्म की डिज़ाइन के ऊपर। ये डिज़ाइन के अंदर क्या चैलेंज हो सकते हैं, ये डिज़ाइन के ऊपर। ओके, एक और चीज़, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास कोई? यस सर। वो विजुअल स्टूडियो चल रहा है? ओके, इसमें एक Yes, चीज़ sir. और देखिएगा, मैंने ऐसी सेटिंग की, बस सेटिंग की हुई थी, वो कोई लॉजिक नहीं बन रही है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए ये देखिएगा। इसके ऊपर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो कुछ फंक्शनैलिटी ये देखिएगा, माउस का कर्सर चेंज हो गया। तो मेरे पास कुछ ऐसी इवेंट्स भी होते हैं, अगर मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग होती है जिसपे मैं अपने कर्सर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब माउस के ओवर की लोकेशन के ऊपर, पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मुझे आइकन्स भी चेंज कराने पड़ सकते हैं। ये काम कर रहा है, इसे ऐसे आ रहा है कि भाई आपको सिर्फ आइकन बताने के लिए, जैसे कि मैंने कहा अभी कंप्लीट नहीं है, ये चल रहा है इसका। ठीक है, ये नज़र आया आपको? ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब विजुअल स्टूडियो कोड पे जाइएगा। अब थोड़ा सा और अगर 19-20 का भी फ़र्क रह गया तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा 11-12 का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये कनेक्शन के लिए अब देखिएगा, फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 है हमारा, ठीक है। और फॉर्म 1 में मैंने स्टार्ट के अंदर एक क्लास CLS डेटाबेस कनेक्शन की क्लास बनाई है, ठीक है। जो आपसे सवाल हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया है नहीं बनाया, ये सब क्लासेस हैं लेकिन आपकी यूज़र डिफाइंड क्लास बनी है नहीं बनी हुई, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर एक क्लास इंप्लीमेंट करवाई है और फिर ये भी क्लासेस हैं जो डेटा सेट और डेटा रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्योंकि ग्लोबल रखा है मैंने पार्शियल क्लास के अंदर ये फॉर्म की, कि ताकि हर जगह से एक्सेस हो सके। मैक्सिमम रॉ और ये वाले जो इंक्रीमेंट वगैरह है ये मैंने उस वजह से रखी है कि ताकि नेविगेशन जब कंट्रोल होने लगे ना, नेविगेशन कंट्रोल होंगे तो ये इन दो प्रॉपर्टीज से कंट्रोल होंगे। ठीक है, जो मेरे पास टेबल की काउंट होगा कि टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम रॉ मेरे पास पता चल जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी में फिर वहाँ इस्तेमाल करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर फॉर्म लोड देखिएगा, फॉर्म लोड में क्या हुआ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया गया, वहाँ पर डिक्लेयर करवाया गया। ये क्लास जो बनाई गई है, इस क्लास का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ, असल यही क्लास समझाना है आपको। ये क्लास मैंने बनाई, इस क्लास को डिक्लेयर किया, ये क्लास जब फॉर्म लोड होगी तो इनिशियलाइज होगी, यानी लोड का जब इवेंट कॉल होगा, इवेंट हैंडलर कॉल होगा तो इनिशियलाइज होगी। ओके, उसके बाद फिर देखिएगा मैंने इसके पास कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया, और कनेक्शन स्ट्रिंग की ये इस क्लास की एक प्रॉपर्टी है, ये क्लास जो मैंने इनिशियलाइज करवाई इसकी प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग। वो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने इस क्लास को दे दिया। ठीक हो गया, पहली प्रॉपर्टी इस क्लास की मैंने सेट कर दी। दूसरी ये कि जो मुझे क्यूरी देनी है, जिससे टेबल लेके आना है, वो क्यूरी मैंने इसी क्लास के एक दूसरे, यानी कि जो क्लास बनाई है इस क्लास का दूसरा मेंबर है एसक्यूएल, उसको ये एसक्यूएल दे दी। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। ये दो चीज़ें जब हो गई तो फिर मैंने इसका एक प्रॉपर्टी कॉल की, जो यानी कि एक फंक्शन आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी कॉल की, जिसका जो रिटर्न करने वाली चीज़ है, यानी कि प्रॉपर्टी एक ऐसी सेट प्रॉपर्टी है जो कि फंक्शन रिटर्न कर रही है, और फंक्शन में जो रिटर्न टाइप है डेटा सेट है, तो ये डेटा सेट रिटर्न करेगी और डेटा सेट जाकर हमारे डेटा सेट में बैठ जाएगा, जो मैंने ग्लोबली क्या किया है यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब देखिएगा इन चार कोड ने, जब भी आपको कोई काम करना होगा कनेक्टिविटी का, आपको सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग या तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी ग्लोबली बता दें, ये तीन चीज़ें, सॉरी ये दो चीज़ बस, इन दो चीज़ों से आपका डेटाबेस कनेक्ट भी हो रहा है, इन दो चीज़ों से डेटाबेस ओपन भी हो रहा है, और इनसे फिर वो डेटा लेकर आकर एडिटर से फिलअप भी कर रहा है, फिलअप करने के बाद कनेक्शन क्लोज भी कर रहा है। ठीक है, ये दो कमांड है, सिर्फ बार बार हमें यही दो कमांड लिखनी पड़ेगी, तो बार बार cmd कमांड को इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी तीनों चीज़ों की नहीं है। ठीक है, अब ये हम बात समझ में आ गई। जब ये यहाँ पर हम जैसे ही कनेक्शन गेट कनेक्शन के बाद इसका सारा रिकॉर्ड डीएस में आ जाएगा, फिर हम डीएस को बाकी कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको समझने जाते हैं कि ये ऐसी क्या बला है गेट कनेक्शन जो कि ये काम कर रही है। यहाँ पर हम आए, ये क्लास है हमारी, और ये क्लास देखिएगा हमारी सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल पर है, किसी और जगह किसी और जगह नहीं डाली, बल्कि डेस्क उसके ही ग्राउंड पे डाली है हमने। ठीक है, कि ये क्लास हमने सिर्फ बनाई है सिंपल, और इसमें किसी किस्म की इनहेरिटेंस नहीं करवाई। ठीक है, और इसके बाद हमने ये दो प्रॉपर्टी जो कह रहे हैं वो प्राइवेटली हमने सेट की थी यहाँ पर। ठीक है, और इन प्राइवेट प्रॉपर्टी को फिर हमने गेट सेट पब्लिक प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, बाइंड करवा दिया। ठीक है, ये सेट हो जाएगा और फिर ये चले आएगा इसकी वैल्यू लेकर, और फिर ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो बनाया गया है ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग जब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सॉरी ये जो हम असाइन कर रहे थे, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको वैल्यू हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग होगी ये वाली कनेक्शन प्रॉपर्टी, वो जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो यहाँ तो है हमारी गेटर और सेटर की प्रॉपर्टी जो क्या कर रही है, सिर्फ सेट वैल्यू को सेट कर रही है, हम सेट करवाएंगे, और फिर अदरवाइज गेट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, जब भी गेट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ सेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पर कोई गेट नहीं हो रही, सिर्फ सेट हो रही है, असाइन हो रही है। सेट का मतलब असाइन हो रही है। इसको हम इस जगह पे रहते हुए इक्वल टू के राइट हैंड पर लिखते हुए हम उसको गेट नहीं कर रहे, कहीं भी पूरे कोड में गेट नहीं हो रही। ठीक है, ये सिर्फ सेटर प्रॉपर्टी है, गेटर प्रॉपर्टी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी क्लास में इसको इस्तेमाल करेंगे, गेट करेंगे, और अपनी क्लास को जब इस्तेमाल करेंगे तो हम प्राइवेट, हमारे पास मेथड्स हैं, प्राइवेट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं,
जिसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सही हो गया। इसके बाद देखिएगा एक यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ गेटर प्रॉपर्टी है, सेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और गेट प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम कोई चीज़ रिटर्न करवाते हैं तो यहाँ पर हम मेथड को रिटर्न करवा रहे हैं। ये थोड़ी सी एक एडवांस, बस एक मतलब एक लेवल और बढ़ा लेते हैं हम एडवांस का। तो गेट सेट प्रॉपर्टी हमारी एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकती है, और फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी उस ये जब कॉल होगा, ये प्रॉपर्टी कॉल होगी, उसकी रिटर्न टाइप वही होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब ये गेट कनेक्शन की प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी, सही है, यानी गेटर प्रॉपर्टी कॉल हो, यानी इसको हम कॉल करेंगे, गेट का मतलब कॉल करना, ठीक है, यानी इक्वल टू की सीधे हाथ पे रखेंगे ताकि उससे हम वैल्यू असाइन कर वैल्यू को गेट कर सकें, फैच कर सकें। जैसे ही ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा, अपनी रिटर्न में एक फंक्शन कॉल करेगा। तो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट का जब ये वाला मेथड, ये वाला प्रॉपर्टी कॉल हुई, गेटर की वैल्यू को लिया आपने, असाइन किया डीएस में, तो इसका मतलब है कि ये डेटा सेट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, फिर भी डेटा सेट रिटर्न कर रहा है क्योंकि गेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसके फंक्शन में देखा, अब ये फंक्शन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इसको वही चीज़ हमें ऑलरेडी भी कनेक्शन बनाई, और जो हमारे पास स्ट्रिंग वहाँ से पास करवाया था, कहाँ से पास करवाया था, यहाँ से पास करवाया था, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग पर। तो कनेक्शन स्ट्रिंग इस क्लास के कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी में आया जो कि सेट प्रॉपर्टी थी। सेट प्रॉपर्टी ने इस वेरिएबल में, जो कि प्राइवेट वेरिएबल में, इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पे चले गई। जब स्ट्रिंग कनेक्शन के पास स्ट्रिंग वैल्यू आ गई तो प्राइवेट वेरिएबल के ज़रिए से हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वक्त हमने पास करवा दी, ठीक हो गया। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर उसका वही एसक्यूएल स्ट्रिंग यहाँ पे पास करवाया था, ये एसक्यूएल कमांड थी। ये एसक्यूएल कमांड हमारी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से इसके मेंबर की जो सेट प्रॉपर्टी है उसको ये वैल्यू सेट करवा रहे थे। जब यहाँ पे सेट वैल्यू सेट हुई तो सेट वैल्यू ने क्या रिटर्न करवाया, सेट वैल्यू ने हमारे प्राइवेट पैरामीटर जो था, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी एसक्यूएल स्ट्रिंग की, उसको क्या किया, सेट कर दिया। तो एसक्यूएल स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या आ गई, एसक्यूएल कमांड आ गई, क्यूरी आ गई। ये क्यूरी हमने किसको दे दी, ऑलरेडी भी कमांड। ये दो चीज़ें तो आप कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो हम स्टैटिक कर रहे थे, डायनेमिक नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर डायनेमिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये डेटा सेट रिटर्न करेगा, ये जो फंक्शन है डेटा सेट रिटर्न करेगा, तो मैंने डेटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक हो गया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर ट्राई कैच के अंदर उस कनेक्शन को ओपन करवाया और क्लोज करवाया, और ओपन क्लोज के बाद एडेप्टर के ज़रिए से टेबल डेटा वन को इस डेटा सेट में एक टेबल बनाया, उसमें पूरा रिकॉर्ड क्या कर दिया, उसमें मैप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज करवा दिया। अगर कनेक्शन कोई गड़बड़ करेगा, कनेक्शन में कोई डिसकनेक्टिविटी होगी या कनेक्शन प्रॉपरली आपका कनेक्ट नहीं होगा, तो कैच एप्लीकेशन को क्रैश होने नहीं देगा, ठीक है। वो फ़ौरन से आपको एक क्या कर देगा, एक एरर रेज कर देगा, भाई आपका जो कनेक्शन है वो भी नहीं हो सका। रीजनिंग क्या है, ये रीजनिंग EX के अंदर एक्सेप्शन के अंदर आएगी, ये वजह है आपकी, और इसको आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई कैच लगाया तो मेरे पास एक एरर आया, ये वाला एरर। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि मैंने कनेक्शन जो इस्तेमाल किया था वो कनेक्शन मेरा इसके हिसाब से था, एक्सिस था, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सिस है, ऑलरेडी भी है, और 12.0 इस तरह की मैंने ये वाला प्रोवाइडर इस्तेमाल किया। जब ये वाला प्रोवाइडर इस्तेमाल किया, इसको मसला आया, ज़रा ये एरर भी देखिएगा, हो सकता है कनेक्शन में किसी को एरर आए। तो ये वाला एरर जब आया है कि भाई आपके पास ये प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं है लोकल मशीन में, जो मैं अपनी मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि राइट क्लिक किया जाए और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाया जाए, और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें बिल्ड के ऑप्शन में जाया जाए, और बिल्ड के पेज फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे होंगे, उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म टारगेट का एक ऑप्शन आएगा,
और उस ऑप्शन के अंदर कॉम्बोज वैल्यू में बहुत सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी और डिफ़ॉल्ट में एनी CPU की वैल्यू सिलेक्टेड होगी। तो मुझे इसको जाकर ये कर देना है, या मेरे पास जो 64 वाली जैसे 34 है, या जो हमारे पास अगर एप्लीकेशन है 64 वाली, तो 64 बिट की आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो मैंने भी पे जब ऐसे ही किया तो यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, फिर प्रॉपर्टी में गया। प्रॉपर्टी में जाने के बाद बिल्ड का ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके बिल्ड के ऑप्शन में जाने के बाद प्लेटफॉर्म टारगेट के ऊपर मेरे पास एनी CPU सेलेक्टेड था, जिसकी वजह से वो अनरजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा था। तो फिर मैंने इसको 64, मेरी विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट पर है, लिहाजा मैंने 64 बिट पर सिलेक्ट किया और दोबारा से बिल्ड किया, तो ये एरर मेरा रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास मसले आए थे, तो ये मसले मुझे कहाँ से पकड़े गए, ट्राई कैच से। ठीक है, और फिर ट्राई कैच एक्चुअली काम क्या करता है? ट्राई कैच ये करता है कि अगर आपके पास कोई लॉजिकली एरर है, यानी रन टाइम का एरर, कंपाइल टाइम का एरर नहीं, कंपाइल टाइम का एरर तो आपको एप्लीकेशन रन करने नहीं देगा। रन टाइम के एरर के ऊपर, लॉजिकली एरर के ऊपर एरर आता है, तो आपके पास वो कोड के ऊपर आकर एरर दे देता है और एप्लीकेशन को आपको फोर्सली क्लोज करवा देता है। ठीक है, फोर्सली आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। और अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट के पास आपने भेज दिया, उसको सपोर्ट करने दे दी, तो जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया और किसी स्कूल में आपने जाकर उसको exe फाइल दे दी और वो चलाता है और कोई लॉजिकल एरर आता है और उसके बाद एप्लीकेशन बंद हो जाती है, तो उसको बड़ी कोफ्त होती है कि यार ये एप्लीकेशन बंद क्यों हो गई। मैसेज दो, प्रॉपर मैसेज दो, उसके बाद एप्लीकेशन क्यों बंद नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन तो बंद नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन बंद ना होने बोल के तो हम क्या करते हैं, उसको ट्राई कैच में रख देते हैं। अगर ये चीज़ ना रखेंगे तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस पोर्शन में कोई लॉजिकली एरर या रन टाइम का एरर आया, तो एरर के बाद वो एरर जो है इस कैच में चले जाएगा। ठीक है, और जो एक्सेप्शन जिसकी वजह से एरर आया है, वो इस एक्सेप्शन पे पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, उस डिटेल के अंदर हम मजीद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मैसेज होती है, हम मैसेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कि हम प्रॉपर्ली उस एरर का मैसेज देखना चाहते हैं। तो यूज़र जो इस्तेमाल करने वाला है वो भी खुश हो जाते हैं, हाँ यार ये मसला है। बिलफर्स डेटाबेस उसके पास डिलीट हो गई, सर्वर से मैसेज आएगा डेटाबेस आप कनेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, या कॉलम एक्सेस कर, कोई भी एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपको एक स्मूथ पाथ देगा, एप्लीकेशन क्रैश होने नहीं देगा। ठीक हो गई है, तो ये क्लास हमारी CLS डेटाबेस कनेक्शन की क्लास है, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रही है। अब यहाँ पर हम जब भी कोई डेटाबेस कॉल करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ ये कोड डलेगा और कुछ नहीं डलेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये वाला मैंने क्या किया है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आया हूँ और स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने फिर DS के अंदर मूव करवाया डेटा सेट में, और डेटा सेट की काउंटिंग मैंने मैक्सिमम रॉ से डाल दी, तो उसके पास काउंटिंग आ गई कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए। फिर मैंने इस डेटा सेट को, ये डेटा सेट के बाद अगर मैं कहूँ इसके पास ये चीज़, ये ठीक है, जैसे ही आपके पास डेटा सेट में रिकॉर्ड